वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा ये जो सौर मंडल है इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर मंडल में क्या क्या है। तो जो सौर मंडल है, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, इसमें होता है सन यानी कि सूरज। उसके बाद हमारे 8 प्लेनेट, पहले की 9 थे लेकिन अब वो 8 हैं। प्लूटो को हमने उसको हटा दिया है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ये जो सोलर सिस्टम है इसमें सन यानी कि सूरज सेकंड नंबर पर, और क्या आता है इसके साथ प्लस 8 प्लेनेट, और 8 प्लेनेट और उनके सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं हमारे उपग्रह जो किसी भी एक प्लेनेट के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता रहता है? चंद्रमा। उसी तरीके से सैटेलाइट प्लस एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? कुछ और बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं है कि हम उनको प्लेनेट कह सकें, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड या फिर क्षुद्र ग्रह। इसके बाद आता है कॉमेट्स। कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु। इन सभी के बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। धूमकेतु को ही हम एक पुच्छल तारा भी, धूमकेतु में ही एक बनता है पुच्छल तारा। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में यानी सन के बारे में, और इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम एस्टेरॉइड, मीटियोर्स और भी क्या अलग घटनाएं होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी जो 8 ग्रह हैं और प्लूटो को हमने क्यों ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अब स्टार्ट करते हैं सूरज के बारे में, सन के बारे में। सन क्या है? सन असल में एक तारा है। इसका हमने नाम सन इसलिए रख रखा है क्योंकि हमें इससे मतलब है, हम इसको जानते ही है, हमारे करीब है, हमारे काम आने वाली चीज है। तो इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया सन यानी कि सूरज, जबकि है ये एक तारा। किसी भी चीज को तारा कहने के लिए 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, उसके अंदर अपनी लाइट होनी चाहिए, अपनी लाइट होनी चाहिए, किसी दूसरे के प्रकाश से वो ना चमके, अपनी उसके अंदर रोशनी होनी चाहिए, जैसे कि सूरज और बाकी तारे। दूसरा, उसके अंदर हीट होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन होती है किसी भी चीज को तारा कहने के लिए अंतरिक्ष में। अब देखिए, यहां पर दिखा रखा है सूरज। तो सूरज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बीच में हमें दिखाई देती है कोर यानी कि केंद्र, और उससे हम और बाहर की तरफ जाएं तो हमें दिखाई देता है फोटोस्फेयर यानी कि प्रकाश मंडल, और अगर हम नीचे जाए तो हमको दिखाई देता है क्रोमोस्फेयर यानी कि वर्णमंडल। ये क्रोमोस्फेयर है, ये ब्लैक वाला। और हम बाहर की तरफ देखें तो हमें दिखाई देता है परिमंडल यानी कि कोरोना, जिसके ऊपर वायरस का नाम रखा गया है। अब इनके बारे में क्या है? अब इनके बारे में सबसे जो बीच की चीज है इसको हम बोलते हैं कोर। अगर हम सूरज को इस तरीके से काट देते हैं बीच में से, तो हमें इस तरीके की में हमने डिवाइड कर दिया है सन को, बीच को हमने बोल दिया कोर। इस कोर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो इस तरफ लिखा है ये सब टेम्परेचर लिखा है। अभी हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कोर से। कोर ये है सूरज का केंद्र। ये जो सूरज का केंद्र है, इसी केंद्र के अंदर सारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी इसी केंद्र के अंदर होती है। यानी कि जो सूरज के अंदर क्या होता है? फ्यूजन। तो जो फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन जहां भी होता है वो केवल कोर के अंदर होता है, बाकी फिर हीट आगे ट्रांसफर हो जाती है। जो रिएक्शन होती है कहां पर होती है? वो होती है कोर में। कौन सी रिएक्शन होती है? फ्यूजन रिएक्शन होती है। कितने टाइप की रिएक्शन होती है? फ्यूजन और फिजन, 2 टाइप की रिएक्शन होती है। फ्यूजन के अंदर क्या होता है? कोई से भी 2 या 2 से अधिक एटम्स मिलकर एक अलग एटम का निर्माण करते हैं। और फिजन के अंदर क्या होता है कि एक ही मटेरियल से विभाजन होकर 2 अलग मटेरियल बन जाते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया है जो सूरज के अंदर होती है? वो होती है फ्यूजन, यानी कि हिंदी में कहते हैं संलयन, नाभिकीय संलयन। और उसमें हमारा जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होता रहता है हीलियम में। सन की बात करें, हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन वो धीरे धीरे हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जब पूरी तरीके से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचेगी, उस दिन सूरज का अंत हो जाएगा। तो एक तारे का किस तरीके से एंड होता है ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया है। किस तरीके से सूरज की नेबुला से स्टार्टिंग होती है और आगे जाके या तो ब्लैक होल बनता है, या वो सुपरनोवा होने के बाद पल्सर भी बन सकता है, और वो ब्लैक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ भी बन सकता है। अब हम यहां पर देखते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम कहां है? कोर में। अब कोर में ये रिएक्शन हो रही है फ्यूजन। 70% हाइड्रोजन है सूरज के अंदर, टोटल मास जितना है 70% हाइड्रोजन है, 28% है हीलियम, और बाकी जो 2% है उसके अंदर हमारे लिथियम और यूरेनियम और भी बाकी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जो कलर है सन का कलर है व्हाइट, यानी कि अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो उसका हमें कलर दिखाई देता है व्हाइट। लेकिन हम जो पृथ्वी से देखते हैं हमें उसका कलर कभी दिखाई देता है येलो, कभी दिखाई देता है हमें रेड, जैसे शाम के समय में, सुबह के समय में रेड दिखाई देता है, और लेकिन दिन के समय हम देखते तो हमें येलो दिखाई देता है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष से देखें सूरज का कलर, सन का, तो वो हमें दिखाई देता है व्हाइट।
यहाँ पर अर्थ में हम देखते हैं तो अर्थ का हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से जो सन की लाइट आती है वहां से स्कैटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सूरज का जो कलर रियल है व्हाइट वो नहीं दिखाई देता हमें उसकी लाइट का, बल्कि येलोइश या फिर रेडिश हमें कलर दिखाई देता है। ये जो कोर है, बीच में है कोर यानी केंद्र, इस तरीके से लेयर्स हैं ये। अब हमें सूरज हम ऐसे देख रहे हैं, हमें कहां तक का सूरज दिखाई देता है? तो हमें दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ ये जहां का ये है फोटोस्फीयर, ये जो फोटोस्फीयर वाला एरिया है, ये हमें केवल और केवल यही सूरज दिखाई देता है। हमें ये दिखाई नहीं देता, ना क्रोमोस्फीयर दिखाई देता है, ना हमें दिखाई देता है कोरोना। ये हमें दिखाई कब देते हैं? जब सूर्य ग्रहण होता है, वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि सोलर एक्लिप्स होगा, जब वो भी कंप्लीट, जब पूरी तरीके से सूरज को वो ढक लेगा, तब अगर हम उसको सूरज को देखते हैं। पर हमें जो लेयर दिखाई देती है, जो एक रोशनी सी दिखाई देती है सर्किल में, वो होती है कोरोना। और ऐसा ही कुछ जो कोरोना वायरस है वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, बाहर से उसके भी ऐसे स्पाइक्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कोरोना ये हमें दिखाई देता है कब? जब कंप्लीट सूर्य ग्रहण होगा तब। और ये जो क्रोमोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर में चलती है हवाएं, लेकिन हमें जहां तक का दिखाई देता है वो है कोर, और दिखाई देता है हमें फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। इतना ही सूरज हमें नॉर्मली हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं इनके टेम्परेचर क्या क्या है। सेंटर से आते हैं, बिल्कुल सेंटर में टेम्परेचर होता है इसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसके कोर का। बाहर की तरफ आएंगे टेम्परेचर घटता है 5.5 के डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5500 यानी 5500 डिग्री सेल्सियस। और इधर आएंगे थोड़ा सा और घटता है टेम्परेचर 4.3 थाउजेंड यानी कि 4.3 के डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4300 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है बाहर का। अगर हम बात करें क्रोमोस्फीयर की, उसके अगर हम बाहर आते हैं तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज कर जाता है, जो कि 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कोर का, कोर के बाद सेकंड नंबर पर कहां का है? ये जो कोरोना लेयर है उसका, यानी कि परिमंडल का ये। अब इसके बाद सूरज के बाहर आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ये असल में ये है फ्लेयर्स। फ्लेयर्स ये लपटे टाइप से होती हैं, ये सोलर फ्लेयर जिनको हम बोलते हैं सौर प्रदीप्ति, ये होती है सोलर फ्लेयर, यानी कि ये ना लपटों की तरह उठती रहती है उसमें, ये होता है सौर प्रदीप्ति। अब इनका भी काफी अच्छा योगदान है। ये जो सोलर फ्लेयर होती है, ये सौर प्रदीप्ति होती है, यहां से ही निकलती है, जो एनर्जी निकलती है सन की, वो यहीं से ही निकल कर आती है। और निकल कर किस फॉर्म में आती है? कॉस्मिक रेज की फॉर्म में, कॉस्मिक रेज जिनको बोला जाता है। हिंदी में देखो, जिसका नाम हिंदी में नहीं लिखा है, इसका मतलब हिंदी में भी उसको कॉस्मिक रेज ही लिखा हुआ आएगा। सोलर फ्लेयर यानी कि सौर प्रदीप्ति। और जो कॉस्मिक रेज आती हैं, वो कॉस्मिक रेज पृथ्वी के, अब ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये जो फ्लेयर्स आती है ना, इनके अंदर भी ना मैग्नेटिज्म होता है, इनके अंदर भी मैग्नेटिक पावर्स होती है, मैग्नेट की तरह इन वेव्स के अंदर भी पोल्स होते हैं। ये जो सोलर फ्लेयर होती है ना, इनके अंदर से जो कॉस्मिक रेज निकलती हैं, वो पृथ्वी के अंदर लेकर आती है मैग्नेटिक विंड। कुछ रेज तो जो नॉर्थ पोल वाली हैं, वो पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ जाती हैं। जो नॉर्थ पोल वाली वेव्स हैं वो जाएंगी साउथ पोल की तरफ, और जो साउथ पोल वाली वेव्स हैं जो सूरज की तरफ से आ रही कॉस्मिक रेज, वो जाती है नॉर्थ की तरफ। ये जब पृथ्वी पर नॉर्थ की तरफ साउथ वाली आती है और साउथ की तरफ नॉर्थ वाली आती है, तो एक फिनोमेना होता है, एक रात को रोशनी सी चमकने लगती है। आप ये साइड में देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से दिखाई देती है जब ये चुंबकीय आंधी आने के बाद, इस तरीके से एक ना आसमान में रोशनी सी होती है। अब इन रोशनियों को हमने अलग अलग नाम रख दिया है। अब इसका ये नॉर्थ पोल पे जो होगी उसका नाम अलग रख दिया हमने, और जो साउथ पोल पर आ रही है उसका नाम अलग रख दिया हमने। तो जो नॉर्थ पोल पर आती हैं उसको हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस। और जो साउथ पोल पर आती है उसको हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस। नॉर्थ पोल पर ऑरोरा बोरियलिस। हम यहां ध्यान रखना, साउथ पोल में क्या है, साउथ साइड क्या है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी नीचे की तरफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां से ध्यान रखेंगे साउथ पोल में वो ऑस्ट्रेलिया वाला नाम है, बाकी जो दूसरा वाला है वो सूरज की सतह पर आपको ये काली काली रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। ये जो काली काली लाइंस दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ये फ्रॉनहोफर लाइंस, हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको, फ्रॉनहोफर लाइंस। ये सूर्य की सतह पर जो काली काली रेखाएं दिखाई देती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सन स्पॉट्स क्या होते हैं। सूरज के ऊपर काले काले धब्बे हमें दिखाई देते हैं, सूरज के ऊपर भी काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, यानी कि कभी इन धब्बों की हमेशा पूरी तरह मिटते नहीं है, लेकिन कभी तो ये धब्बे बहुत सारे होंगे, मैक्सिमम नंबर में होंगे, फिर ये कुछ साल बाद मिनिमम नंबर पर आ जाएंगे। तो ये जो मैक्सिमम नंबर पर आना, फिर दोबारा मिनिमम नंबर पर आना,
और फिर दोबारा मैक्सिमम नंबर पर आना। ये जो इनका एक चक्र है, ये चक्र होता है 11 साल का। ये होता है हमारा मिनिमम टू मैक्सिमम, यहाँ लिखा नहीं है, ये चक्र होता है 11 साल का। और इस चक्र को हम बोलते हैं सन स्पॉट साइकिल, यानी बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाना, फिर ज्यादा हो जाना, फिर दोबारा कम हो जाना। ये जो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया वो होता है 11 साल में, 11 ईयर्स, 11 साल में। और इसको हम बोलते हैं सन स्पॉट साइकिल। और इन धब्बों को हम बोलते हैं सन स्पॉट। धब्बों क्या बोलते हैं हम? सन स्पॉट। अब बात आती है कि कोई भी एक ग्रह होता है, वो ग्रह जैसे ये एक सन है, इस सन के चारों ओर इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है। कितने दिन में? 365 दिन में। 365 दिन में पृथ्वी इस तरीके से घूम के आ रही है, जिसको हम बोलते हैं कि एक साल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हर एक अलग अलग ग्रह है, वो अलग अलग दूरी पर आ रहा है, यानी उसका एक साल अलग टाइम पर होगा। हमारी पृथ्वी का हो रहा है 365 दिन में। इसी तरीके से ही हर चीज किसी न किसी चीज के चक्कर काट रही है। जैसे जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है 27 दिन में, और जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर काट रही है, और जो सूरज है वो भी किसी चीज के चक्कर काट रहा है गैलेक्सी में। तो ये जो सूरज चक्कर काट रहा है गैलेक्सी के, वो कितने समय में काट रहा है? तो वो काटता है 224 मिलियन ईयर्स में, यानी कि 224 मिलियन ईयर बाद सूरज का एक साल कंप्लीट होता है। यानी जहां से चक्कर उसने काटा दोबारा उस जगह वो लौट कर आता है। कब? 224 मिलियन ईयर्स बाद। तो इसी हम साल को हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर कितना? 224 मिलियन ईयर का होता है कॉस्मिक ईयर। अब बात करते हैं कि सूरज की लाइफ। सूरज की लाइफ टोटल किसी भी स्टार की उसके मास पर डिपेंड करती है। हमारे सन की जो टोटल लाइफ है वो है 10 बिलियन ईयर्स, और जिसमें कि हमारे सन की जो लाइफ है वो 5 बिलियन ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, और 5 बिलियन ईयर और इसकी लाइफ रह गई है। अब एक डाउट आता होगा कि ये बिलियंस क्या है और मिलियंस क्या है और ये हजार, क्योंकि हमारी जो गणना चलती है, कैलकुलेशन, वो अलग नंबर पर चलती है। लेकिन अगर हम बाहर की देखें, जो इंटरनेशनली हम लेते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये हम लेते हैं अलग बेसिस पर। हमारी जो हिंदुस्तान की गिनतियां हैं वो हर 10वें नंबर के बाद चेंज हो जाती है। मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां तक तो हम चलते अलग। उसके बाद फिर हजार से देखें, 1000, 10,000, 10,000 के बाद हमने हजार खत्म कर दिया, हम लिया लाख, फिर लाख के बाद हुआ 10 लाख, फिर लाख खत्म कर दिया हमने, लिया करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, फिर करोड़ कर दिया खत्म हमने, अरब, अरब के बाद फिर हमारा 10 अरब। तो इस तरीके से क्या है कि हम ना हर 10वें प्लेस के बाद चेंज करते रहे कुछ ना कुछ। हर 10वें प्लेस के बाद चेंज हो रहा है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन जो अगर हम बात करें बाहर की यूनिट्स की, जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन चल रही है, वो करते हैं हजार पर चेंज, यानी कि 1000 तक लेकर आते हैं। वो 1000 वाले को करते हैं चेंज। जैसे कि हमें क्या ध्यान रखना है? 1 लाख ध्यान है सबको, और 10 लाख। 10 लाख को हम बोलते हैं मिलियन, ये तो सबको पता है, यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में आपको पता है कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। अब 10 लाख से पीछे इस तरीके से आओ, 10 लाख और 1000 को वो भी 1000 ही बोलेंगे भाई, 1000 को तो वो भी 1000 ही बोलते हैं। इसका मतलब 1000 यहां पर आ गया उनके लिए 10,000, यहां पर हो गया 100,000। और पीछे आओ, पीछे यहां हो गया उनके लिए 100, ये हो गया उनके लिए 10, ये उनके लिए हो गया 1। और पीछे आओ, ये मिलियन के बाद उन्होंने कर दिया 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये कर दिया बिलियन, और यहां पर 10 बिलियन, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? हम तो वो चेंज कर रहे हैं 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर कर रहे हैं बिलियन। तो हमें क्या याद रखना है? सिर्फ 10,000 और ये मिलियन याद रखना है। तो हमारी यूनिट कौन सी मैच करती है उनसे? एक तो करती है 1000, 1000 पे 1000 मैच करता है हमारा, फिर लाख मैच नहीं करेगा, फिर हमारा करेगा अगला मैच, कौन सा वाला? ये वाला अरब, जिसे हम अरब बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं बिलियन। अरब, और हम बोलते हैं अरब, वो बोलते हैं बिलियन। तो हमारी एक यूनिट प्रॉपर मैच करेगी और एक यूनिट गायब हो जाएगी, जैसे लाख गायब हो गई, फिर 1000 हमारी मैच कर गई। तो इस तरीके से है। तो ये है इनका मिलियन और बिलियन का हिसाब। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे के सारे ग्रह उनको याद कर लेंगे ट्रिक के साथ, और उसके अलावा एस्टेरॉइड और मीटियोर्स वगैरह इन सब का भी कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट समझ लेंगे।